स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्पणी गुरुकुल में। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का पार्ट 4 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां से जाकर जरूर देखें, क्योंकि अगर वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे आपके लिए समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। हम बायोलॉजी के जो भी टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसे एक सिस्टमेटिक वे से लेकर चलेंगे। आगे आने वाले कोई भी टॉपिक्स होंगे तो उसे पिछले टॉपिक से रिलेट किया जाएगा। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम या सेल्स पढ़ेंगे तो हर जगह मैं पिछले टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि लास्ट टॉपिक में ये हुआ था और अब वो इस तरीके से उससे रिलेट है। इससे पढ़ने में काफी मजा आएगा और आसानी से चीजें हो जाएगी। चलिए पिछले क्लास का मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर दे रहा हूं चीजों को। ये नेसल कैविटी है यानी कि नासा गुहा, और ये बकल कैविटी मुख गुहा। यहां से आपने भोजन लिया, यहां से होते हुए ऑइसोफेगस से होती हुई भोजन स्टमक में यानी आमाशय में गई, और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहां स्टार्ट हो जाती है? माउथ में। और स्टमक में भोजन आई। स्टमक में फूड जो होती है वो 4 to 4.5 आवर तक रहती है। और स्टमक में भोजन की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ फूड जो होती है वो एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, क्योंकि यहीं पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। तो स्टमक में इसके बाद भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, छोटी आंत में जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, परंतु प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको काफी डिटेल में पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो हमने पिछले क्लास में छोटी आंत तक का टॉपिक कवर कर लिया था। डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट कहां जाकर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। यहां पे 2 ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था। ग्रंथि जहां से जूस निकलते हैं, रस निकलते हैं। लीवर से बाइल डक्ट या बाइल जूस, जिसे हिंदी में पित्त रस कहा जाता है, वो सिक्रेट होता है। पेनक्रियाज में से पेनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस निकलता है, और इसी पेनक्रियाज से इंसुलिन का भी सिक्रेट होता है। इंसुलिन का भी स्त्रावन कहां से होता है? पेनक्रियाज से। ये सारी चीजें हमने देखा था। बाइल डक्ट का नेचर कैसा था? बेसिक। पेनक्रियाटिक जूस का नेचर कैसा था? बेसिक यानी क्षारीय। इसके बाद जब भोजन कंप्लीट डाइजेशन हो गया छोटी आंत में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया कि भोजन को एब्जॉर्ब भी किया। डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने का काम कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद आपकी भोजन आती है बड़ी आंत में। ये यहां आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी आंत है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हम बड़ी आंत के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो डाइजेस्टिव फूड थे उनका एब्जॉर्प्शन कहां हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। परंतु जो अनडाइजेस्टिव फूड थे यानी अपाचित भोजन थे, वो आ गई आपकी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गई। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अनडाइजेस्टिव फूड। यह अपाचित भोजन से
जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। लिख लीजिए। यह अपाचित भोजन से जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। यहां पे मैं आपको एक बार बता दूं, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिल रही है उस पोर्शन को सीकम कहते हैं। सीकम। सीकम क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल को सीकम कहा जाता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन के मुख्य रूप 3 पार्ट होते हैं। एक होती है आपकी, आपने देखा सीकम ये होती है, उसके बाद एक होती है कोलन और एक होती है रेक्टम। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत को, एक सीकम, एक कोलन और एक रेक्टम। ये आपकी रेक्टम है। कॉलन के बारे में एग्जाम में आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जनरली। कॉलन में क्या है? ये असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है और ये आपकी रेक्टम है। तो यहां पे क्या होती है, इसका कार्य है मुख्य रूप से बड़ी आंत का कि भोजन, अपाचित भोजन से जल और खनिज लवण का अवशोषण करना, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो रेक्टम में आ जाती है। और उस एक बात यहां ध्यान देने वाली बात है कि अपाचित भोजन से जल का अवशोषण जो होता है वो रेक्टम भी करता है। अपाचित भोजन से जल से अवशोषण का काम रेक्टम भी करती है और रेक्टम बड़ी आंत का पार्ट है। तो सिंपली आप इसे ही ध्यान रखेंगे, किसी भी एग्जाम में उतना डिटेल नहीं पूछा जाता है। और उसके बाद एनएस से होते हुए भोजन का निष्कासन हो जाता है। फिर से हम देख लेते हैं सिंपल वे में। पाचित भोजन का एब्जॉर्प्शन कहां हुआ? छोटी आंत में। अपाचित भोजन से जल और खनिज लवण का एब्जॉर्प्शन कहां हुआ? बड़ी आंत में। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस इसी का एक काम है। फॉर्मेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के हो, स्टेट लेवल के एग्जाम हो, सभी में इस तरह के और प्रश्न आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस कहां होती है? बड़ी आंत में। उसके बाद एनस से होते हुए उसका निष्कासन हो जाता है। जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उसका निष्कासन हो जाता है। तो ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस था। चलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीज को देखते हैं। एक डिजीज होती है अपेंडिसाइटिस। एक बात बताइए, आपसे पूछा गया क्या आपको अपेंडिक्स है? अपेंडिक्स है? तो कुछ लोग बोलते नहीं मुझे तो अपेंडिक्स नहीं है। अपेंडिक्स एक
अंग का नाम है, एक ऑर्गन का नाम है। ये जो आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के पास ये जो पोर्शन है यही होती है आपकी, इसे कहा जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, हिंदी में कृमि रूपी परिशेषिका कहा जाएगा। हालांकि इसका इंग्लिश नाम ही ज्यादा आसान है। अपेंडिक्स में कई बार पस भर जाते हैं, यानी मवाद, भोजन में कुछ पार्टिकल चले जाते हैं और ड्यू टू सम बैक्टीरिया एंड वायरस इसमें क्या होता है, पस हो जाते हैं, मवाद हो जाते हैं और ये काफी पेन करना शुरू कर देता है, काफी दर्द होता है। तो उसी बीमारी को कहते हैं एपेंडिसाइटिस। तो बीमारी का नाम क्या है, एपेंडिसाइटिस। उस ऑर्गन का नाम क्या है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को वेस्ट ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन आपको दे देगा लीवर, पेनक्रियाज, किडनी और अपेंडिक्स। तो आंसर क्या होगा, अपेंडिक्स। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब आपने देखा होगा कई बार आप भोजन करते हैं लेकिन आपको कुछ समय के बाद आपने देखा होगा गले में जलन होने लगती है, गले में या सीने में जलन होने लगती है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, देखिए यहां पे ये स्टमक है, स्टमक में क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस क्वेश्चन से पहले एक चीज और जान लेते हैं, जो वोमिटिंग होती है, उल्टियां होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जो भी आप भोजन करते हैं उसे स्टमक एक्सेप्ट करता है, सिंपल भाषा में समझते हैं, स्टमक उसे एक्सेप्ट करता है, अमाशय उसे ग्रहण करता है। अगर अमाशय को ऐसा लगा, स्टमक को ऐसा लगा कि ये भोजन आपके लिए नुकसानदेह है, तो वो क्या करता है, अमाशय में भोजन घूमती रहती है, तो वो क्या करता है, उस भोजन को ओएसोफेगस से होते हुए मुख से बाहर निकाल देता है। यदि स्टमक को यह लगता है कि ये भोजन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपके लिए हार्मफुल है, तो वो उल्टी के फॉर्म में बाहर आ जाती है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसको लेके स्टमक कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाती है। जनरल भाषा में कहा जाए तो वो ये सोचता है कि ये तो हार्मफुल है लेकिन शायद मैं इसे एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि HCl भी बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह आते हैं सभी को मारता है। ये सोचता है कि चलो मैं एडजस्ट कर लूंगा, हार्मफुल है लेकिन वो एक तरह का बॉर्डर लाइन है, तो वो उसे बाहर नहीं भेजता है, लेकिन वो अपने पास उसे एडजस्ट कर लेता है कि चलो मैं इसे किसी तरीके से सही कर दूंगा। लेकिन उसी क्रम में क्या होता है कि कई बार भोजन ओएसोफेगस से होती हुई बाहर निकलना चाहती है, घूमती है स्टमक के अंदर, और कई बार ओएसोफेगस में जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई तक लेती है ओएसोफेगस में और फिर नीचे आ जाती है। तो भोजन ने ओएसोफेगस के इनर वॉल को टच किया, और आपको पता है स्टमक में फूड का जो नेचर था वो क्या था, एसिडिक। इसका मतलब ओएसोफेगस के इनर वॉल में एसिड का इफेक्ट पड़ेगा, अम्ल का प्रभाव पड़ेगा, और जब एसिड ओएसोफेगस के इनर वॉल में जाके टच होगी तो आपके सीने में या गले में जलन शुरू हो जाएगी। तो यह भी काफी अच्छा कंसेप्ट है यहां से। और उसी से क्या होता है, और कई बार इसका एक और कारण होता है, जब भोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होना शुरू हो जाता है तो एक चीज आती है अल्सर, एक बीमारी का नाम है। तो आपसे सिंपली एक ही क्वेश्चन पूछता है कि अल्सर हमारे बॉडी के किस ऑर्गन को इफेक्टेड करता है, किस अंग को
प्रभावित करता है। तो एक तो आमाशय, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो ये क्या करता है अल्सर, वहां पे एक तरह का सूजन टाइप का आपको ला देता है, और अल्सर ही बाद में जाके कई बार कैंसर का रूप भी ले लेते हैं। तो अल्सर क्या करता है, सिंपली एक तरह से जला देते हैं। HCl का हाइड्रो एसिड का काम क्या है, उसे जलाना। तो हल्का से इसके छाले पड़ जाते हैं इनके वाल में, स्टमक में। अब स्टमक से नजदीक ही क्या है, ओसोफेगस। तो भोजन कई बार ओसोफेगस में जाती है, गले में जलन होती है, सीने में जलन होती है, तो ओसोफेगस में भी अल्सर बनने के चांसेस हो जाते हैं। उसके आसपास जो भी पड़ोसी होंगे जनरल भाषा में, उसको इफेक्ट करेगा वो। इसके बाद यही भोजन, एसिडिक भोजन, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटर करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा पार्ट है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये यहां से लेके यहां तक कौन सा है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जिसे कि ग्रहणी भी कहा जाता है। ये जो छोटी आंत का पार्ट था, ये क्या था, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को हिंदी में भी जनरली ड्यूडेनम में लिखा जाता है। तो इसका मतलब अल्सर कहां कहां हुआ, ओसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम। जो भी स्टमक के आसपास है वो उससे इफेक्टेड होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज को हम सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। पाचन तंत्र से संबंधित रोग, अब तक का कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बीमारी है एपिडेमिक पेरोटाइटिस, यानी कि इसे गलसुआ कहा जाता है। इसी का एक और नाम है मम्स। ये कहां होती है, ये पेरोटिड ग्लैंड को इफेक्टेड करती है। आपको याद होगा जब मैं आपको सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा रहा था, लार ग्रंथि पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताया था, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी वो कौन सी थी, पेरोटिड। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरोटिड है। तो ये क्या करता है, पेरोटिड ग्लैंड को इफेक्टेड करता है। तो यहां से क्वेश्चन आएंगे, गलसुआ या कंठमाला का रोग इसी का नाम है, या मम्स किस पार्ट को इफेक्टेड करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, पेरोटिड ग्लैंड यानी सलाइवरी ग्लैंड। सिंपली आपको ऑप्शन में इस तरह के दे सकते हैं, लीवर को, पेनक्रियास को, सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि को। तो आंसर क्या होगा, लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड। मैंने इसे सिंपली पेरोटिड ग्लैंड लिखा है, आप चाहे तो इसे डिटेल में लिख सकते हैं। क्वेश्चन एक भी छूटने नहीं चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या होती है, पेरोटिड ग्लैंड जो होती है आपकी लगभग कान के आसपास पाई जाती है। तो इसमें गले के पास, कान के पास सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये होता है ड्यू टू मम्स वायरस। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। अब आपसे पूछा जाएगा कि जोंडिस आपके शरीर के किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, किस अंग को प्रभावित करता है। तो जोंडिस जो बीमारी है वो होती है ड्यू टू हेपेटाइटिस वायरस। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था हेप्टिक सेल कहां था, जिसे यकृत कोशिकाएं या लीवर सेल भी कहा जाता है। तो हेप्टिक शब्द जहां भी आए इसका मतलब वो रिलेटेड है लीवर से। तो जोंडिस आपके लीवर को इफेक्टेड करता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, और इसका कारण है हेपेटाइटिस वायरस यानी हेपेटाइटिस विषाणु। जोंडिस में क्या होता है, मैंने आपको एक चीज पहले बताया था कि बाइल डक्ट यानी पित्त रस जो लीवर से निकलती है उसका कलर क्या होता है, येलो ग्रीन। येलो का कारण होता है कि उसमें पिगमेंट पाई जाती है। जिस प्रकार पत्तियों का रंग हरा होता है उसका कारण क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट यानी वर्णक पाए जाते हैं। उसी प्रकार लीवर से जो पित्त रस बाइल जूस निकलता है उसका रंग पीला होता है, उसमें पिगमेंट बिलीरुबिन पाया जाता है। बिलीरुबिन ये मैंने आपको पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बताया भी है। बिलीरुबिन या कहीं कहीं बिलीरुबिन भी इसे लिख दिया जाता है।
तो हमारे शरीर में जब ये पिगमेंट की अधिकता हो जाती है, लीवर में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो बिलीरुबिन बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको एक बात बता दूं, यही लीवर आरबीसी के फॉर्मेशन में भी सहायक होता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। और जब आरबीसी नष्ट हो जाती है तो उसको साफ करने का काम भी ये लीवर ही करता है। और इसी के अलावा लीवर का एक और काम है, मैंने आपको इसके सारे फंक्शन बताए थे। लीवर में एक सेल पाया जाता है जिसका नाम है कुफर कोशिकाएं या कुफर सेल। कुफर सेल, तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि कुफर सेल कहां पाया जाता है। तो कुफर कोशिकाएं पाई जाती है यकृत यानी लीवर में। इसका काम क्या होता है? कुफर सेल क्या करती है? यह हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करती है। जो हानिकारक विषाणु या जीवाणु होते हैं उसे किल करता है ये कुफर सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे शरीर में जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है ड्यू टू लीवर इन्फेक्शन, तो बिलीरुबिन क्या करता है? पीले रंग का कारण होता है, बाइल डक्ट का। तो हमारे शरीर में पीलापन बनना शुरू हो जाता है और वही जॉन्डिस होता है। आपने देखा होगा जॉन्डिस में बिल्कुल शरीर आपका पीला हो जाता है, येलो पड़ जाता है। अब अगला बीमारी अल्सर। अल्सर को मैंने अभी अभी डिस्क्राइब भी किया था। इससे इफेक्टेड पार्ट पूछ लिए जाते हैं, तो अब मैंने बताया था एसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम। अल्सर का कारण है, मुख्य कारण है गलत खान पान। जैसे कि आप प्रदूषित भोजन खाना, इन्फेक्टेड फूड खाना, या कहीं भी ज्यादा मसालेदार, ज्यादा नुकसानदेह चीजों को खाना ही अल्सर का मुख्य कारण होता है। हालांकि मॉडर्न रिसर्च ने एक बैक्टीरिया को भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाया है। उसका नाम है एच पाइलोरी। साइंटिस्ट ने देखा कि एच पाइलोरी एक जीवाणु है, उसके कारण भी अल्सर होता है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ अब तक दिखा नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, एक है गॉल ब्लैडर स्टोन। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में इफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है? नाम से ही क्लियर है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। और इसका कारण क्या होता है? इफेक्टेड पार्ट होता है इसका प्रभावित अंग, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। और इसका मुख्य कारण होता है कि गॉल ब्लैडर में फैट यानी कि वसा अधिक मात्रा में स्टोर हो जाती है। जब गॉल ब्लैडर में फैट की ज्यादा मात्रा स्टोर हो जाती है तो गॉल ब्लैडर स्टोन नामक बीमारी हो जाती है। इसके बाद अपेंडिसाइटिस के बारे में मैंने आपको बताया। अपेंडिसाइटिस के बारे में पूछेगा कि इससे इफेक्टेड पार्ट कौन सा है, इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि अपेंडिक्स कहां पाया गया? लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अपेंडिक्स फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, तो क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिसाइटिस बीमारी का नाम है। यह बीमारी भी कहां होती है? किस पार्ट को इफेक्टेड करती है? लार्ज इंटेस्टाइन को, बड़ी आंत को। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें पस यानी मवाद बढ़ जाते हैं ड्यू टू बैक्टीरिया या फिर वायरस के इन्फेक्शन के कारण। तो ये सारे आपके थे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजीज हैं जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, डिजीज के एक अलग से टॉपिक भी आपके बनेंगे, एक चैप्टर भी बनेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा हो
और इसे रिवाइज करना ना भूलें और पीछे के भी सारे पोर्शन को देखते रहें, क्योंकि वो होने के बाद ये करना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। हाँ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब कब वीडियो आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।